हे एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 SCERT हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडो चाइना या नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। ये आपके SCERT बुक के चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए आज इस वीडियो को, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो ये चैनल आपके लिए स्पेशली बनाया गया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आप इससे पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे, कोर्स सेक्शन पे जाकर के पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान, आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो चलिए आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं SCERT के अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतने सिंपल हिसाब से पढ़ेंगे कि आपको एकदम से समझ में आ जाए कि आखिर कहानी चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। चलो स्टार्ट करें। इस वीडियो से देखने के बाद तुम्हें क्या क्या चीजें पता चल जाएगा, कहानी तो क्लियर हो जाएगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्या क्या सब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर 5 नंबर क्या क्या पूछ सकता है, वो सभी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो तुम लोग रेडी हो फटाफट से? हाँ चलिए, एक लाइक कर दीजिए, स्टार्ट करते चीजें। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंडो चाइना। आखिर इंडो चाइना का मतलब क्या है? देखो, नाम सुन के कंफ्यूज मत होना कि ये सिर्फ इंडिया और चाइना की बात हो रही है। इंडो चाइना एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया का एक पेनिनसुलर रीजन है, इंपॉर्टेंट है। अब ये पेनिनसुलर रीजन वो क्या होता है? देखो, पेनिनसुलर रीजन किसको बोलेंगे? ऐसा लैंड या एरिया जो 3 तरफ वाटर से सराउंडेड हो। जैसे इंडिया को देख लो, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, तो 3 हिस्से बेसिकली पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन। समझ में आ गया? ओके चलिए, और इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो तो बता ही देंगे, टेंशन मत लो, आराम आराम से। ये जो रीजन है ये कितने किलोमीटर तक फैले हुए थे? अराउंड 3 लाख या फिर 2.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक लगभग फैले हुए थे। इंडो चाइना रीजन में मेनली वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे कंट्रीज के एरिया का आता था। ठीक है, कितना रीजन था? लगभग 2,80,000 ऑन एन अप्रॉक्स 3 लाख। इस बात को अच्छे से समझिएगा। इट्स नदर्न बाउंड्री टच म्यांमार एंड चाइना, चाइना सी in its south and the region of Myanmar in its west। चीजें समझाते हैं मैप से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैप समझने से पहले मैं तुम्हें चीजें बताता हूं, यहां से तुम्हें क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसके लिए तुम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। सबसे पहला पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर नहीं, रेड ही कलर सही है, ब्लू कलर कर देता हूं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इंडो चाइना बेसिकली कंट्री कहाँ से है, किस साइड से है? तो साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। पेनिनसुलर रीजन का मतलब दे देगा 2 तरफ पानी, 3 तरफ पानी, बीच में पानी, आगे पानी, कहीं पे भी। ऑप्शन में क्या तक रहा? कितने स्क्वायर किलोमीटर तक स्प्रेड है? ऑन अगर डाटा देना हो तो डायरेक्टली ये देगा, अगर ऑन एन एवरेज देगा तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा, टिक कर दीजिएगा। ये पूछा जाएगा कि इंडो चाइना रीजन में कौन कौन से आते थे, एरिया कवर आते थे? तो 3 नाम, लियोस, वियतनाम, लियोस एंड कंबोडिया। इतना चीजें याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडो चाइना, या व्हाट डू यू मीन बाय इंडो चाइना? बस आपने द मीनिंग ऑफ इंडो चाइना कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, जो बेसिकली रिलेटेड है किससे? पेनिनसुलर रीजन में, कितना एरिया तक फैला हुआ है एंड कौन कौन से रीजन आते हैं। कभी कभी 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है कि आप सिंपल सा नाम बता दो, कौन कौन से रीजन आते हैं इंडो चाइना में। ये 2 नंबर सिर्फ नाम लिखना होता है। चलिए, अब मैं तुम्हें मैप से समझाता हूं ताकि तुम्हें चीजें क्लियर पता चले। आ जाओ। तो जो इंडो चाइना रीजन हमने अभी पढ़ा था उसे अब मैप पे प्रैक्टिकली देखते हैं। मैप में 3 कंट्रीज पर फोकस करो। सबसे पहला वियतनाम, किधर गया बच्चा? ये रहा वियतनाम, ये देख रहे हो, ये वियतनाम, यहां से यहां से यहां से। ठीक है, दिख रहे हैं? ये वियतनाम दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर। हाँ, वियतनाम दिख रहा है। ठीक, और क्या देख रहे हैं? लियोस कहाँ है? ये देखो, ये आपका रहा लियोस। ठीक है, कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका लियोस हो गया। चलिए, अच्छी बात है। कंबोडिया कहाँ है? यहाँ पे है कंबोडिया। फोकस कर लिया तीनों पे, इन तीनों की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? 3 कंट्री दिख रहा है, इंडो चाइना रीजन का पार्ट। हाँ, अब सबसे पहले तुम वियतनाम को देखो, यानी इस वाले पोर्शंस को तुम देखो। देख ली? हाँ, वियतनाम का शेप देखो कैसा है, लॉन्ग है। हाँ, काफी लॉन्ग है, देखो देखो, नैरो टाइप में। याद रखना, कभी कभी अभी तक नहीं पूछा है बिहार बोर्ड, लेकिन अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे तो पूछ देगा कि किस शेप में है, कैसा है, पूछ देता है, बिहार बोर्ड है।
ठीक है, ये लॉन्ग है, नैरो है, ठीक है, ओके, और पतला कंट्री है, ठीक, ओके। वियतनाम की इंपॉर्टेंट सिटीज, हनोई, देखो इंपॉर्टेंट सिटीज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हनोई वियतनाम के, ठीक है, वियतनाम की इंपॉर्टेंट सिटीज क्या है, हनोई है, इस बात को। और नॉर्थ की तरफ एक सिटीज है, क्या है, होचिमी सिटी, देखो नॉर्थ, ठीक है, ओके, ये वाला आपका नॉर्थ की तरफ है, ये वाला आपके होचिमी सिटी जो है ये साउथ की तरफ है, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब वियतनाम के लेफ्ट यानी वेस्ट साइड क्या है, लियोस, ठीक है, लियोस है, हाँ जी है, कोई दिक्कत नहीं है तो पूछ देगा कि किस साइड है, नहीं साइड है, इस हिसाब से क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके नीचे क्या है, इसके नीचे कंबोडिया है, सिंपल सा दिख रहा है। कंबोडिया की कैपिटल कहाँ है, देखो कंबोडिया, देखो क्या है कैपिटल, फ्नोम पेन। नाम थोड़ा चाइनीज टाइप है, अजीब अजीब होगा, बट ठीक है, बस एक दो बार देख लेना, हो जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट रिवर, यहां से देख रहे हो, यहां से रिवर आ रहे, ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, ओके। ये लियोस, कंबोडिया और वियतनाम का रीजन होकर फ्लो करती है ना, तो जब चैप्टर में आगे पढ़ोगे एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग चीजें आएंगे तो ये रिवर जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो मैप में था, ओवरऑल चीजें बता दी। अब देखते हैं क्या, अब वियतनाम के ईस्ट साइड देखो, बस अच्छे से समझ लो, ईस्ट साइड में क्या आपका बेसिकली क्या है, ईस्ट साइड में देखोगे तो क्या साउथ चाइना सी है, कभी कभी पूछ देगा, है ना, ओके चलिए। और कंबोडिया के साउथ वेस्ट साइड में गल्फ ऑफ थाईलैंड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। कुछ माउंटेन रेंजेस भी आपको दिखाए गए, हालांकि उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, खैर इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है, ये जो रेंजेस है वगैरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में गया कौन कहाँ है नहीं है, बेसिकली आपको तो यहाँ मैंने बता ही दिया, यहाँ मैंने मैप से दिखा दिया कौन कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। और उससे पहले एक फटाफट से एक अनाउंसमेंट, क्रैकर बैच 2027 बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, जो लोग नहीं ज्वाइन हुए फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी 399 है। इसमें आपको ये नोट्स, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो एससीईआरटी हो, फुल्ली ऑफिशियल सिलेबस इसी चैनल पे फॉलो किया जाता है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हो, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप सीरीज जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, डिकोड सीरीज वन ऑफ द मोस्ट लव सीरीज हमारे इस चैनल में, वो भी आपको मिल जाएगा। साथ में बोर्ड बूस्टर भी आपको यानी इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे। सिंपल सा ये सभी चीज़ आपको एजुकेट ऐप पे मिलेगा, लेकिन उससे पहले 8538998887 व्हाट्सएप पे हमें कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आपको अगर परचेज करना हो तो जल्दी, टिल एग्जामिनेशन तक जितने भी चीज़ आएंगे फ्री हो जाएगा, साथ में आपको क्वेश्चन बैंक भी इसी बैच के अंदर इसी प्राइस में फ्री मिल जाएगा। तो फटाफट से जो लोग बिल्कुल नहीं ज्वाइन किए, नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, तो एटलीस्ट ज्वाइन कर लो, सेफ हो जाओगे। चलिए बढ़ने से पहले कुछ चीज़ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। हमने इंडो चाइना का लोकेशन समझ लिया, हाँ ठीक है समझ लिया, लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या वियतनाम, लियोस, कंबोडिया हमेशा एक ही रूलर के अंडर था? नहीं, अलग टाइम पे अलग कल्चर हो सकता है, अलग रूलर, है ना, ओके, इसी से इन्फ्लुएंस था, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वियतनाम के दो रीजन का नाम देखो, क्या क्या, वियतनाम के दो रीजन, टोंकिन, अनम ऑफ वियतनाम रिमेन अंडर चाइनीज रूल फॉर मेनी सेंचुरीज। कहानी को समझते हैं, हालांकि एक लाइन है बट तुम्हें कहानी समझाता आखिर है क्या। टोंकिन और आपका जो ये अनम है, ये वियतनाम का इंपॉर्टेंट रीजन थे। जो टोंकिन है ये नॉर्थ वियतनाम, एन भी लिख रहे समझ जाओ, ये बेसिकली नॉर्थ वियतनाम के एरिया में आता था, और अनम जो है बेसिकली सीबी यानी सेंट्रल वियतनाम के रीजन का था। ये दोनों से जो है बहुत सालों तक, बहुत सेंचुरीज तक चाइना के रूल के अंडर रहा, ठीक है। चाइना रूल मतलब ऐसा समझो कि चाइना का रूलर यहाँ पॉलिटिकल, चाइना का जो रूलर था उनका यहाँ पॉलिटिकल कंट्रोल था। जब कोई पावरफुल कंट्री किसी रीजन पर बहुत लंबे तक रूल करती है तो सिर्फ उसका ये नहीं बढ़ता, रूलिंग टाइम नहीं बढ़ता, लैंग्वेज, कल्चर, कॉस्ट्यूम, आइडिया, ये सब भी इन्फ्लुएंस आता है, चेंजेस आते हैं, है ना, ओके। इसीलिए अब तुमको समझ में आएगा कि इंडो चाइना नाम क्यों पड़ा, ठीक है। तो वहां पे वियतनाम पे चाइनीज कल्चर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है, ओके, समझ मिला। लेकिन दूसरी तरफ लियोस, कंबोडिया वेयर इन्फ्लुएंस बाय इंडियन कल्चर, ठीक है। आपने बताया वहां पे राजा था, ठीक है, चाइनीज राजा था, तो ठीक है। तो क्या लियोस, कंबोडिया पे इंडिया कल्चर इन्फ्लुएंस था? क्या अब कोई इंडिया का रूलर वहां जाकर राज किया था? जरूरी नहीं है। यहाँ इन्फ्लुएंस का मतलब इंडिया, ये जो इंडियन रिलीजन है या फिर आर्ट है, कल्चर है और कल्चरल आइडियाज है, आर्किटेक्चर है, वहां तक पहुंचे और लोग उसको देख के क्या अडॉप्ट किए, है ना। कोई चीज हम लोग देखते हैं ना, जैसे बाहर का ड्रेस आता है, ये कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग चलो चलो इसको ले लेते हैं, तो वही चीज हो। ऐसा जरूरी नहीं कि वहां का कपड़ा यही ये हो रहा, ऐसा भी तो नहीं, है ना। तो इसीलिए याद रखना, आखिर इंडो चाइना क्यों पड़ा, यही रीजन था। दोनों बेसिकली इन्फ्लुएंस था, एक इंडिया से
और एक चाइना से। आगे समझाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन 4th सेंचुरी कंबोज, ठीक है, कंबोडिया बिकम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। 4th सेंचुरी वाला बात समझो। 4th सेंचुरी में कंबोज जो है यानी कंबोडिया इंडिया का कल्चर का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया का मेन सेंटर कौन सा था, कंबोडिया, ठीक है। सेंटर का मतलब ऐसा जगह जहां किसी कल्चर का स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट और स्प्रेड हो, ठीक, ओके। नेक्स्ट, इन द 12th सेंचुरी किंग सूर्यवर्मन सेकेंड बिल्ड अ फेमस अंकोर वाट टेम्पल, ठीक है। हाउ वेयर कंबोडिया डिक्लाइन ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सूर्यवर्मा सेकंड ने क्या बनाया, अंकोर वाट टेम्पल बनाया। कब बनाया, 12th सेंचुरी में बनाया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार। देखो, कंबोडिया में एक बहुत फेमस टेम्पल है, नाम अंकोर वाट टेम्पल, ठीक है, जिसे सूर्यवर्मा ने, किंग सूर्यवर्मा ने कब बनाया, 12th सेंचुरी में बनाया, ठीक है। बहुत फेमस है टेम्पल है, बहुत बार पूछा जाता है। अब नाम देखो, सूर्य वर्मा, ठीक है। देखो इंडियन कल्चरल कनेक्शन फील हो रहा है ना, हाँ, ठीक। लेकिन 16th सेंचुरी तक कंबोडिया डिक्लाइन करने लगा। डिक्लाइन बोले तो डिक्लाइन क्या मतलब, किंगडम की पावर, इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ धीरे धीरे घट गया, ठीक है। Therefore, because some countries were influenced by China and other by Indian, this region became known as Indo-China. इंडो चाइना नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। इस रीजन में कुछ एरिया, स्पेशली वियतनाम देखा, वहां चाइनीज कल्चर थे। लियोस कंबोडिया एरिया पे इंडियन कल्चर थे। इसी हिस्टोरिक कल्चरल कनेक्शन की वजह से ये जो तुम इंडो चाइना नाम जान रहे हो, तो इसकी वजह ये है। समझ में आया, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि इंडिया और चाइना का वॉर हो रहा था इसलिए इंडो चाइना, है ना। हम लोग भी यही सोचते थे, नाम पढ़ के जज नहीं करते, ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज एंड फ्रेंच रूल। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, ठीक है। हमने इंडो चाइना की लोकेशन देख ली, उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड देख लिया। अब सवाल यहां से अभी हेडिंग से उठाते हैं हम लोग कि यूरोप के लोग इतने दूर इंडो चाइना में क्यों आए, है ना। इनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। क्यों आए, सिंपल आंसर, ट्रेड होगा, व्यापार, प्रॉफिट, ठीक। स्टोरी स्टार्ट कहां से होता है, स्टोरी स्टार्ट होता है तुम्हारा 1498। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लिख लीजिए, लिख लो, हाँ लिख लो। स्टार्ट करते हैं, हाँ 18, सॉरी यार फिर से 18 आ रहा, 1498 80। एक पुर्तगालीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बेसिकली डिस्कवर्ड किया सी रूट यानी समुद्री रास्ता से क्या, कहां तक का रास्ता, इंडिया तक का रास्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है वास्को डी गामा कब डिस्कवर्ड किया, डेट और कौन सा रूट, ठीक है, ओके। After this, the Portuguese become a first European trader in the region. बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा इनमें से कौन फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स इन दिस रीजन। समझ में आ गया, ठीक है। क्यों आया था वो भी समझ में आ गया कि हाँ भाई साहब प्रॉफिट कमाना था, उन्हें ट्रेड करना था, ठीक है, समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल ये भी सोचो कि आखिर सी ही रोड से क्यों आया, है ना। देखो एक तो इतना डिस्टेंस है ना, बहुत प्रॉब्लम्स होता था, इसीलिए सी रूट बेटर लगा, है ना, कनेक्टिविटी इजी मिल गया, है ना। जैसे ही वास्को डी इंडिया में पहुंचा, यूरोपियन कंट्रीज को लगा भाई एशिया में भी ट्रेड का बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया। अब पुर्तगालीज ट्रेंड जो ट्रेडर इस रीजन में आने लगे, फिर ट्रेडिंग करने लगे, उनके बारे में भी अब हम लोग जानेंगे। चलिए, इन 1510 AD, ठीक है, द पुर्तगाली मेड मलक्का द मेन ट्रेडिंग सेंटर, स्टार्टेड ट्रेड विद कंट्रीज ऑफ इंडो चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि पुर्तगालीज का मेन ट्रेडिंग सेंटर कौन सा है, मलक्का। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो, ठीक है, ओके। फिर एक बार बता देते हैं कि 1510 की बात हो रही है, पुर्तगालीज ने मलक्का में अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया। ट्रेडिंग सेंटर मतलब शॉपिंग मॉल नहीं, ठीक है, इसका मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट जगह जहां से ट्रेडर अपना जो भी सामान हो गया सेल कर सकता है, स्टोर कर सकता है और दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और ये अच्छा मलक्का में ही क्यों बनाया, कहीं भी तो बना सकता है। देखो ये जो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, एक मेजर सी ट्रेड रूट पास करता था, इसलिए पुर्तगाली ने यहीं से इंडो चाइना कंट्री के साथ क्या किया, ट्रेड करना स्टार्ट किया, ठीक है। लेटर अदर यूरोपियन कंट्रीज आल्सो अराइव सच एज स्पेन, नेदरलैंड, डच, इंग्लैंड एंड फ्रांस। देखो पुर्तगालीज को देख के बाकी यूरोपियन कंट्रीज, प्रॉफिट सिर्फ ये लोग ले, हम लोग भी जाएंगे। उसके बाद कौन, स्पेन, नेदरलैंड, ठीक है, डच, इंग्लैंड एंड फ्रांस। बिहार बोर्ड वाला, हाँ, क्या
क्या याद रखोगे, आपसे पूछेगा इनमें से कौन कौन से कंट्रीज है बेसिकली आए ट्रेड करने के लिए। तो याद रखना, सबसे पहले तो वास्को डी गामा, ठीक है, पुर्तगालीज लोग आए, स्पेन से आए, डच से आए, इंग्लैंड के लोग आए एंड फ्रांस के लोग आए। क्लियर है, पूछ देगा, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन लोगों का भी क्या था भाई साहब, हम लोग भी प्रॉफिट लेंगे, तुम ही लोग अकेले कमाओगे, ठीक। अमॉन्ग ऑल ऑफ दीज कंट्रीज ओनली फ्रांस ट्राइड टू स्टेबलाइज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडो चाइना। France had been working toward this goal from the beginning. By the early 20th century, the whole Indochina became under the French rule. अब क्या हुआ, अब बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो यहां से कि बाकी कंट्रीज में मेनली फोकस क्या कि ट्रेड था, हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन यहां पे फ्रांस का क्या था, फ्रांस का एम ट्रेड तक नहीं था, है ना, पॉलिटिकल कंट्रोल, है ना, पॉलिटिकल कंट्रोल करना चाह रहा था। क्यों, क्या जरूरी था, कुछ मिलेगा वहां से, क्या उन लोग का देश गरीब है, क्यों करना चाह रहा था, चलो। और जो फ्रांस ने ना स्टार्टिंग से पॉलिटिकल कंट्रोल स्टेबलाइज करने का डायरेक्शन में काम किया, ठीक है, वो प्रॉफिट तो ठीक, लेकिन इसके लिए भी काम किया। अच्छा, पॉलिटिकल कंट्रोल ये जो है इसका मतलब क्या है ना, पॉलिटिकल कंट्रोल मतलब वहां की गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है, जो भी चीजें हो रहा था सब में हम अपना कंट्रोल बनाना, ठीक है। फ्रांस सिर्फ बिजनेसमैन बनकर नहीं रहना चाहता था, वहां का बेसिकली रूलर बनना चाहता था। फिर धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बढ़ाते गया और 20वीं सेंचुरी तक ऑलमोस्ट इंडो चाइना फ्रांस के अंडर आ गया। क्लियर हो गया यहां तक चीजें, है ना, कैसे आया, क्या चीजें आया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंच कॉलोनाइजेशन, याद रखिएगा 2 नंबर के लिए शॉर्ट आंसर है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंच कॉलोनाइजेशन, एक आगे आएगा कुछ और एक टॉपिक जो हर साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने इंडो चाइना पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबसे, फ्रांस को अपना देश छोड़कर इतना दूर इंडो चाइना पे रूल करने की क्या जरूरत थी, क्या वो लोग वियतनाम लोगों को हेल्प करने आए थे, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। फ्रांस अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, क्या करना, कुछ रीजन तो होगा। हाँ, बेसिकली हम लोग 4 रीजन की बात करेंगे, बहुत सारे रीजन थे बट उसमें से 4 इंपॉर्टेंट रीजन के हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला, द मेन रीजन वाज compete विद डच एंड ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज। ये आप सब्जेक्टिव के लिए याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रीजन, डच और ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी से कंपटीशन। उस टाइम जो है डच और ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज एशिया में ट्रेड करके बहुत कमा रहे थे। फ्रांस ने सोचा कि अगर हम पीछे रह गए तो ट्रेड फिर यही लोग सब कुछ कमा लेगा, है ना, इसलिए कम्पीट करना चाहता था, है ना, कम्पीट मतलब आगे बढ़ना चाह रहा था कि कैसे कर लोगे, तो जैसे तुम लोग अभी करोगे, अच्छा तुम मेरे से ज्यादा पढ़ते हो, अभी तो नहीं करोगे तुम लोग खैर, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग, अच्छा वो 10 घंटा पढ़ते हम 15 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, उसका इतना नंबर है हम उतना नंबर लेके आएंगे, ये सब करते हो ना, कम्पीट करना, ठीक है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना, ठीक है, ओके, चलो ये रीजन क्लियर है। देन फ्रांस ऑल्सो वॉन्टेड राउ मटेरियल फ्रॉम इंडो चाइना फॉर इट इंडस्ट्रीज। सेकेंड रीजन क्या था, राउ मटेरियल, जितना भी कच्चे सामान है, कॉटन हो गया, है ना, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, रबर, जो भी चीज थे उसको बेसिकली राउ मटेरियल चाहिए था, है ना, ओके। फ्रांस चाहता, क्या चाह रहा था कि हम सिंपल से यहाँ से खरीदेंगे, ठीक है, सस्ते सस्ते में, फिर उसको हम अपने घर में लेके जाएंगे, फैक्ट्रीज वगैरह बनाएंगे, फिर बाद में ला करके यहीं पे बेच देंगे। थर्ड, इट ऑल्सो वांटेड टू लार्ज मार्केट टू सेल इट्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब लेके गया वहां पे जाके तो बैठेगा नहीं, है ना, बेचना तो है ना, ओके, तो उन्होंने बेसिकली एक लार्ज मार्केट्स बनाया, ठीक है, क्यों बनाया भाई, लार्ज मार्केट रहेगा, बाजार लगेगा तब ना बिकेगा, ऐसे कहां से बिक जाएगा, है ना, तब ना इकोनॉमिक मतलब उसका बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, तो ये तो चाह ही रहा था, है ना, ओके। देन फोर्थ क्या रीजन था, फ्रांस बिलीव दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज टू डेवलप एंड सिविलाइज बैकवर्ड सोसाइटी। वाह जी वाह, देख रहे हो क्या उच्च विचार रखते थे, ये बिलीव रखते थे कि इनका ड्यूटी था कि जो यूरोपियन कंट्रीज टू डेवलप एंड सिविलाइज बैकवर्ड सोसाइटीज। फ्रांस का यह मानना था कि यूरोपियन कंट्रीज की ड्यूटी है जो बैकवर्ड सोसाइटीज है को डेवलप करना और सिविलाइज करना। तो तुम्हें क्या लगता है ये करना चाह रहे थे, नहीं, ये तो अपना भी प्रॉफिट देख रहे थे, है ना, ओके, तो ठीक है, चलिए ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम 2 नंबर के लिए याद रखिएगा, क्या है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वाज अ काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, सीधा सीधी याद रखो ना, ठीक है, इसके पास कोई राइट्स नहीं होगा, है ना, और ऑनर के पास पूरा का पूरा राइट्स रहेगा, ठीक है, कितना काम करना है, कितना कराना है, कितना वेजेस देना है, नहीं देना है, ठीक है, अनलिमिटेड राइट्स ऑनर के पास रहेगा, लेकिन बंधुआ मजदूर के पास कुछ नहीं करेगा,
कुछ नहीं रहेगा, है ना। ओके, तो ये है क्या, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। कभी कभी डिफाइन करने दे देगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, द फ्रेंच हु सेटल इन इंडो चाइना कॉल कोलोन्स, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट्स को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखेगा, एक नंबर दे देगा। द फ्रेंच हु सेटल इन इंडो चाइना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोन। यानी जो फ्रेंच पीपल इंडो चाइना में परमानेंटली सेटल हो गए उसको क्या बोलते हैं, कॉलोन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एमसीक्यू के लिए याद रख लेना। क्लियर है। चलो, अब थोड़ा सा जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। अब किस तरीके से देखा आपने, हाँ, लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो लोग रूल मतलब आया बिजनेस के बहाने, रूल किया। अब देशवासी कैसे जागेंगे, अलार्म बजा था कि चलो चलो अब आज़ादी लेना है, नहीं, कुछ तो हुआ होगा, है ना। ओके, अब यहाँ से हम लोग समझेंगे बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंच कॉलोनिज्म रूल। उन्होंने कॉलोनिज्म बना लिया, कुछ रूल बनाए होंगे जिनके कारण से धीरे धीरे डेवलप हुआ नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। कैसे हुआ देखते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग द पीपल ऑफ इंडो चाइना, जैसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वो लोग बेसिकली फ्रेंच रूल है उसको बेसिकली पसंद नहीं करते थे। तो बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ, छोटे छोटे प्रोटेस्ट हुए फ्रेंच के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, खास कुछ हुआ नहीं, होता है ना, छोटी छोटी चीजें हुई। लेकिन एक यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्मॉल एंड लोकल रेबिलियन हुआ, लेकिन बट इन 20th सेंचुरी पीपल बिकेम मोर यूनाइटेड। देखते गया सहते गया, अब 20th सेंचुरी आ गया। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इधर से स्टार्ट हुआ था, है ना। ओके, ये तो करते रहा लोग, सहते रहा सहते रहा सहते रहा। अब जो है लोग यूनाइट हो गए और बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, स्ट्रॉन्गर और मजबूत और बेटर ऑर्गेनाइज मूवमेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। ओके, स्लोली दीज प्रोटेस्ट टर्न इनटू अ नेशनलिस्ट मूवमेंट टू विन फ्रीडम ऑफ फ्रेंच फ्रॉम फ्रेंच रूल। फिर धीरे धीरे यही प्रोटेस्ट जो है टर्न हुआ नेशनलिस्ट मूवमेंट में, और किससे, फ्रांस से जीत गया। लेकिन कैसे जीता, कोई तो रियल हीरोज आएगा, हर जगह बालवीर तो आएगा नहीं, ठीक है, बालवीर करके बुलाए, आजादी देके चला गया, यहाँ कौन आया। चलो अब समझेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। ओके, इनको जानने से पहले, इनके बारे जानने से पहले एक चीज समझो। देखो, फ्रांस ने इंडो चाइना में कॉलोनी बना लिया, रिसोर्सेस का यूज किया, कर लिया, वियतनामीज पीपल पर अपना कंट्रोल स्टेबलाइज किया, कर लिया। लेकिन कोई भी कंट्री हमेशा फॉरेन रूल को एक्सेप्ट नहीं करती। धीरे धीरे वही चीज वियतनाम ने लोगों ने अपना कंट्री का फ्री कराने के लिए फीलिंग डेवलप हो, जैसे हम लोग ब्रिटिश के अंदर थे। लेकिन कब तक, 200 सालों तक तो हम लोग भी जेल है ना। ओके, तो यहाँ पे वही चीज हुआ। फिर क्या है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, फीलिंग उठा। फिर फीलिंग अराउंड इंडियन आर्मी, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे था आपका फैन बोई चाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा, याद रखिए। इन 1904 फैन बो चाओ, नाम याद रखिएगा। इन्होंने बेसिकली एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दुई तेन होई के नाम से। नाम थोड़ा अजीब अजीब है, लेकिन थोड़ा सा कर लेना हो जाएगा। यानी रिफॉर्मेशन सोसाइटी टू फ्री वियतनाम फ्रॉम फ्रेंच रूल। फैन बोई चाई इंपॉर्टेंट बंदा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। इन्होंने बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्यों, ताकि वियतनाम को फ्री आजाद कर सके। किससे आजाद कर सके, फ्रेंच रूल से, ठीक है। ओके, इन्होंने एक बहुत फेमस सा बुक लिखा, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। इसको तो तुम गिट्ठा मार के कहीं ठोक करके दीवार में लिख सकते हो, तो लिख लो। पूछता है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, फैन बोई चाओ, आपके ऑप्शन में रहेगा। ये जो बुक है बहुत लोग को इंस्पायर्ड किया, स्पेशली वियतनाम के पीपल्स को, ताकि जब देश के प्रति प्यार, अभी हम लोग कब जागता है, जब रील स्क्रॉल करते हैं, कोई एकदम बजता है ना, चक्कर इंडिया, है ना, तो तभी तो ये सब चीज नहीं था, है ना। तो तभी कब इंस्पायर हुआ, किताबें पढ़ के, है ना। पहले भी फ्रीडम फाइटर लोग देखते थे, किताबें पढ़ते थे हमेशा, है ना। ओके, तो वो चीज किताब वो काम किया, ठीक है। द सक्सेस ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन अंडर सन यात सेन ऑल्सो इनकरेज द स्टूडेंट एंड यंग पीपल ऑफ इंडो चाइना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे चाइनीज रेवोल्यूशन कहाँ से आ गया, यही सोच रहा हूँ, इससे चाइनीज रेवोल्यूशन वाला कनेक्शन क्या है। देखो, इसी टाइम चाइना में भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रहे थे, तो सन यान सेन जो है उनके लीडरशिप में बेसिकली चाइनीज रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। जब ये वियतनाम के स्टूडेंट और यंग पीपल को दिखा कि चाइना में रेवोल्यूशन के थ्रू पॉलिटिकल चेंज पॉसिबल हो, तो इंस्पिरेशन मिला। तो याद रखना, तुम लोग ये सोचते हैं कि बुक सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए होता है, नहीं, आइडियाज लोगों को थिंकिंग चेंज कर सकता है, ये चीज पावर है बुक में, ठीक है। तो इनका बुक भी काम दिया, ठीक है। फिर वहां पे उन्होंने देखा कि अच्छा वहां पे सक्सेसफुल हुआ, जैसे अभी याद करो, है ना, नेशनलिज्म यूरोप पढ़ रहे थे पहले, इसमें इटली में हुआ, इटली से फिर जर्मनी में लोग हुआ, तो धीरे देख रहे हो
पहुंच रहा है ना बातें, तो वही चीज हुआ यहाँ पे, ठीक है। इससे इंस्पायर्ड हुए बहुत लोग, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स है ना, ये सब लोग इंस्पायर्ड हुए, ठीक है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस इंस्पिरेशन दे फॉर्म वियतनाम क्या कुआन फू हुई पार्टी का बेसिकली एक फाउंड किया, ठीक है। फाउंड किया क्या, वियतनाम कुआन फू हुई, नाम थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। ओके, चलेगा। इसका मेन एम क्या था कि हम लोग को बेसिकली वियतनाम को इंडिपेंडेंट दिलाना है, ठीक है। ओके, मुक्त कराना है, समझ में आ गया। चलो, इन 1914 एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन बना, वियतनामीज नेशनलिस्ट पार्टी, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद इंपॉर्टेंट है, वाज फॉर्म टू कंटिन्यू द स्ट्रगल अगेंस्ट फ्रेंच रूल। तो वियतनामीज नेशनलिस्ट पार्टी कब बना, 1914, डेट इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। आखिर अगर ये याद नहीं रहे तो इंपॉर्टेंट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखेगा, ये याद रखेगा, एंड ये वाला पोर्शन, ये 3 नाम याद रखेगा, और इनको भाई साहब को याद रखना ही है। ओके, चलिए अब आते हैं चाइनीज बॉयकॉट मूवमेंट 1919। At the time, Chinese trader controlled much of agriculture, trade, fishing business in Indo-China. समझेंगे क्या है? This made local people unhappy. Therefore, 1919 they started Chinese boycott movement to oppose Chinese economic control. अब ये कहाँ से आउटपुट किया गया, ये सोचो, थोड़ा सा समझा रहे थे, बैकग्राउंड में थोड़ा सा समझते। हमने देखा कि वियतनाम की या वियतनामीज लोग फ्रांस बेसिकली फ्रेंच रूल से फ्रीडम के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी बीच में एक प्रॉब्लम और था, जो इंडो चाइना की इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर पर चाइनीज ट्रेडर का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, ठीक है। इंडो चाइना जाने लोग पास में, तो वहां पे कुछ कुछ जगह में बेसिकली जो चाइनीज लोग का अच्छा खासा ट्रेडर का कंट्रोल था। तो जो चाइनीज ट्रेडर थे, एग्रीकल्चर, ट्रेड, फिशिंग बिजनेस में बड़े पार्ट कंट्रोल करके रखे थे, ठीक है। यानी खेती से रिलेटेड बिजनेस हो, ठीक है, सामान खरीदना हो, बेचना हो, फिशिंग बिजनेस, सब चीज, ठीक है। इससे चाइनीज ट्रेडर का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग था। अब ये चीज देखा, लेकिन तब क्या किया, फिर 1919 में लोगों ने क्या कर दिया, इसको बॉयकॉट कर दिया। क्यों? क्योंकि उससे लोग हैप्पी नहीं थे, है ना। ओके, क्यों अनहैप्पी थे, कुछ दिमाग लगाओ, सोचो, आखिर क्यों अनहैप्पी थे। सिंपल से सोचो, अगर मान लो तुम्हारा आसपास में तुम्हारा एक मान लो मार्केट, तुम इस घर पे रह रहे हो, तुम्हारे आसपास तुम्हारा दुकान है, शॉप है, बाद में कोई आया सामने अलग रीजन का, उसने शॉप बैठाया, उसका बहुत अच्छा चलने लगा, तुम यही सोचोगे कि एक तो मेरे एरिया में आया, ठीक है, ऊपर से मेरे सामने और हमसे भी ज्यादा पैसा प्रॉफिट कमा रहा है, नाराज तो हो गए ना, गुस्से तो हो गए ना। तो एग्जैक्टली वही हुआ, ठीक है। जो वहाँ के लोकल लोग थे वो हैप्पी हुए, इसीलिए उन्होंने 1919 को एक मूवमेंट छेड़ दिया कि नहीं भाई साहब, बॉयकॉट करो, हम लेंगे नहीं। बॉयकॉट का मतलब बहिष्कार कर देना, है ना, जानबूझकर किसी पर्सन, ग्रुप, उनके प्रोडक्ट, सर्विस को सपोर्ट या यूज ना करने को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयकॉट। एक टाइप का ये प्रोटेस्ट का पार्ट हो सकता है। हम लोग कोई भी चीज आता है, नहीं अच्छा नहीं है, बॉयकॉट करो, चलो ठीक है बॉयकॉट करेंगे, है ना, इंटरनेट पे खास करके करते हैं, हाँ, तो वही बॉयकॉट किया, ठीक है। ओके, ताकि इनको भी फायदा हो सके, है ना, उनका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, सब चीज में उनका ज्यादा स्ट्रांग था, है ना, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, फिशिंग में, ये सब चीजें था। अब फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडो चाइना, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझते हैं। लिबरल रिफॉर्म बाय फ्रेंच, क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन, एक चीज समझो, फ्रांस ने पहले तो इंडो चाइना पे कंट्रोल किया, कर लिया, ठीक। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सोचो, दिमाग में आ रहा है। देखो, फ्रांस यूरोप में है, हो गई, है ना, इंडो चाइना साउथ ईस्ट एशिया में, इतना दूर में बैठ करके इतना बड़ा रीजन कंट्रोल कैसे करेगा, प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन उन्होंने किस तरीके से डील किया, इसलिए समझेंगे, देखते हैं, आओ यहाँ पे कुछ चीजें करते हैं, बताते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, France realized that people of Indochina were become angry, so introduced some liberal reforms to reduce public dissatisfaction. जब सरकार को लगता है कि उसके खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है, तो कुछ अच्छा चीज कर देते हैं, ठीक है। बहुत चीजें, जैसे थोड़ा सा सस्ता कर देगा पेट्रोल का दाम, थोड़ा सा गैस का दाम, है ना, होते करते हैं कि नहीं, तो वही चीजें वहां पे हुआ। तो उन्होंने बेसिकली क्या करा, लिबरल रिफॉर्म्स ला दिया। कैसे करके देखते हैं। अब कंट्रोल करना था तो किस तरीके से करना था, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाज क्रिएटेड कोचिन चाइना एंड पीपल वेर अलाउडेड टू इलेक्ट इट्स मेंबर। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली सबसे पहले क्या किया, कोचिन चाइना एक डायरेक्ट फ्रेंच कंट्रोल, मतलब ऐसे समझो, उन्होंने अलग अलग मेथड से अलग अलग रीजन में डिफरेंट डिफरेंट वे में एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, गवर्न बनाया, ठीक है, अलग अलग तरीके से गवर्न किया। सबसे पहले कोचिन चाइना, ये डायरेक्टली फ्रेंच के कंट्रोल में था, ठीक है, मतलब डायरेक्टली कहो उसके अंडर में था, कौन, कोचिन चाइना। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना। ये एक टाइप का क्या था, कोचिन चाइना रिप्रेजेंटेटिव हाउस था, ठीक है। जैसे अगर तुमने ब्लडी संडे पढ़ा, वहां पे दुमा फाउंड हुआ था, याद है, क्यों, ताकि लोग बहुत ज्यादा भड़क गए थे सरकार पे, तो सरकार ने क्या किया, एक दुमा फाउंड कर दिया कि चलो चलो ठीक है, एक काम करते तुम अपने अपने लोगों को बेसिकली इलेक्ट करके रखो, इस हिसाब से चीजें। हाँ,
लेकिन यहाँ पे जो है इस कोचिन चाइना की बात करें, इसको कंट्रोल कौन करके रखा था, अभी हम लोग क्या बताएं कि फ्रांस, तो वही डिसाइड करता था कि कौन क्या होगा, कौन मेंबर बनेगा, सारी चीजें। फ्रांस ऑल्सो गिव सम गवर्नमेंट जॉब्स, कुछ लोकल पीपल्स को भी जॉब देगा, अगर नहीं देगा तो फिर भड़क जाएगा। कुछ लोकल किंग्स को भी ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ लोकल किंग्स को भी दिया कि चलो ठीक है तुम लोग तक संभाल के रखो, ठीक है, ओके। हाउएवर दिस रिफॉर्म शो ओनली फॉर शो, ये क्यों दिखाएगा, बस शो के लिए कि हम लोग कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स ला रहे हैं ताकि ये जो इस बहुत स्ट्रिक्ट ना लगे लोगों को, है ना, हम लोगों के खिलाफ ना बोलने लगे, इसीलिए चीजें क्या, ठीक है। लेकिन फिर भी रियल पावर किसके पास था, फ्रेंच गवर्नमेंट के पास था। लेकिन लोग इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। कनेक्ट करो फटाक से, कहां से कनेक्ट करोगे, फोन नंबर से नहीं। ग्रीस इंडिपेंडेंट चैप्टर नंबर 1, वहां पे हालांकि अपना तुर्की जो है उन्होंने चलो तुमको लिमिटेड इंडिपेंडेंट देते दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमको तो पूरा चाहिए, है ना, तो आखिर में उन्होंने पूरा इंडिपेंडेंट ले लिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए रिमाइंड करा रहे हैं, कनेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। चले उसी तरीके से लोग भी, वहां के लोग भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, हमको चाहिए तो भाई साहब फ्रीडम चाहिए, ठीक है, ओके, और स्ट्रॉन्गर फ्रीडम का स्टार्ट होगा। तब आए हु ची मी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हम लोग देखें कि अब तक वियतनाम में नेशनलिज्म राइज हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी उधर, हाँ, लेकिन अब सब कुछ बन रहा है, एक लीडर का तो जरूरी होगा ना, है ना, ओके। तो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देने वाला चाहिए होगा ना, तो एक लीडर आया, नाम था हो ची मिन। इंपॉर्टेंट, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है आपके बोर्ड में। सबसे पहले एट दिस टाइम की बात करें, यंग वियतनाम स्टूडेंट नेम, क्या नाम था इनका, नेगवन आई क्वैक, लेटर फेमस एज हो ची मिन। तो हो ची मिन किस नाम से जानते थे, नेगवन आई क्वैक के नाम से, उनका रियल नाम था, बाद में फेमस हुए हो ची मिन के नाम से। इन्होंने बेसिकली काम करना स्टार्ट किया फ्रीडम के लिए 1917। वेल लिविंग इन पेरिस ही फॉर्म कम्युनिस्ट ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कम्युनिस्ट ग्रुप कहाँ पे, पेरिस में रह के फॉर्म किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। लेटर इन्होंने बेसिकली हाई स्टडीज के लिए कहाँ गए थे, मॉस्को गए थे, बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ गए थे, ठीक है, ओके। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी पेरिस, ठीक है, हो ची मिन पेरिस में रह के उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा कि वो कहाँ गए हायर स्टडीज के लिए, ठीक है, वहां पे उन्होंने बेसिकली क्या समझा, किसके बारे में पढ़ा, कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा, और क्या, एंड बिलीव दैट ओनली अ स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन कुड फ्री वियतनाम। वहां हायर स्टडीज के लिए गए, है ना, उनको ये बात वहां पे समझ में आई कि सिर्फ छोटा मोटा प्रोटेस्ट करके फ्रेंच जैसे पावरफुल कॉलोनियल रूल जो है वो हटाना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हमें क्या करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन की जरूरत है, ठीक है, ओके, समझे। अब रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ प्रोटेस्ट मार्च नहीं, रेवोल्यूशन यानी पॉलिटिकल सिस्टम फंडामेंटल या बड़ा चेंज लाना हो, ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, ठीक है, ओके। आफ्टर रिटर्निंग, फिर रिटर्न हुए, ही फॉर्म वियतनामीज रेवोल्यूशनरी पार्टी, फटाफट से ऑब्जेक्टिव के लिए टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव जहां आएगा बता देंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए था बता दिए, ठीक है, ओके। दिस इज नॉट दिस पार्टी नॉट ओनली स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडिया बट ऑल्सो गिव मिलिट्री ट्रेनिंग। बस आइडियाज से कुछ नहीं होता है, ट्रेनिंग भी तो करना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा ना, तो सिर्फ ये नेशनलिज्म का आइडियाज नहीं फैलाया, साथ में इन्होंने ट्रेनिंग दिया वर्कर्स, यंग रेवोल्यूशनरीज को, है ना। फाइनली 1930 की बात करें, हो ची मिन यूनाइटेड ऑल स्मॉल रेवोल्यूशनरी ग्रुप एंड फॉर्म वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने मिलिट्री वगैरह का ट्रेनिंग दिया, सब कुछ किया, फिर 1930 में जो छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप में बटे थे, है ना, रेवोल्यूशन, वो लोग भी चाह रहे थे कि चेंजेस हो, तो सबको एक जगह कर दिया, एक जगह स्ट्रांग बने, फिर एक पार्टी फॉर्म हुआ, ग्रुप फॉर्म हुआ, बेसिकली वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। बस इतना याद रखना कि हु फॉर्म वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, तो बस बता दीजिएगा हो ची मिन, या किसके लीडरशिप में, तो बता दीजिएगा। दिस पार्टी बिलीव दैट आर्म स्ट्रगल वाज द ओनली वे टू द एंड ऑफ फ्रेंच रूल मेक वियतनाम इंडिपेंडेंट, और ये पार्टी बिलीव करती थी कि आर्म स्ट्रगल ही है जो बेसिकली फ्रेंच रूल से वियतनाम को इंडिपेंडेंट दिला सकता है। अब आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वियतनाम, यहां से कहानी चेंज हुआ। देखो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि हो ची मिन रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स को यूनाइट किया, वियतनाम में फ्रांस से फ्री होने के लिए अलग अलग स्ट्रगल चल रहे थे, लेकिन इसी बीच क्या हुआ, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक। और इसी वर्ल्ड वॉर के कारण आपको जो हिस्ट्री, वियतनाम का जो हिस्ट्री में एक नया टर्न दिया। जून 1940 की बात हो रही है, जर्मनी डिफीटेड फ्रांस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट कर दिया। अब सिंपल सा लॉजिक समझो, फ्रांस तो खुद वियतनाम पे राज कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो खुद कहाँ, जर्मनी से हार गया, ठीक है, ओके, यूरोप में जर्मनी से हार गया, तो पॉलिटिकली और आपका जो मिलिट्री उसका वीक हो गया, क्योंकि हारा भाई सब, है ना, ओके। अब फ्रांस जो हारने के बाद, ठीक है, जर्मन सपोर्ट गवर्नमेंट बनी, ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस में। अब इसी सिचुएशन का फायदा उठाया जाएगा,
ठीक है, जर्मन सपोर्ट गवर्नमेंट वहां पे फ्रांस में फॉर्म हुआ। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन जापान कैप्चर्ड द होल इंडो चाइना एंड स्टेबलाइज इट्स रोल। जब इसका मौका का फायदा कौन उठाया? आपके जापान वाला। इन्होंने देखा कि फ्रांस वीक हो चुका है, तो सिंपल सा इंडो चाइना पे अपना कंट्रोल स्टेबलाइज कर लिया। ठीक है, ओके। पहले वियतनाम फ्रेंच के कंट्रोल में था, वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रेंच वीक हुआ और वीकनेस का फायदा उठाकर जापान इंडो चाइना में आ गया, है ना। अब वियतनामीज पीपल के लिए प्रॉब्लम और बढ़ी। पहले तो फ्रेंच फॉरेन रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, अब जापान को भी कंट्रोल भी जापान कंट्रोल में आ गया। अब क्या करेंगे, ये सब चल रहे थे, समझ रहे हो ना कहानी। एट दैट टाइम हो ची मिन्ह यूनाइट द पीपल ऑफ वियतनाम एंड फॉर्म क्या, वियतनाम इंडिपेंडेंट लीग। ठीक है, ओके। द वियतनाम इंडिपेंडेंट लीग इंक्लूड फार्मर, वर्कर, स्टूडेंट, जितने भी बिजनेसमैन, सभी लोग। द मेन एम वाज टू फ्री वियतनाम फ्रॉम फॉरेन रूल। जब ये चीज हुआ तो जो हो ची मिन्ह सबको यूनाइट किए, जितने भी लोग थे, है ना, फॉर्म किए वियतनाम इंडिपेंडेंट लीग। ठीक है, फार्मर, वर्कर, स्टूडेंट, सभी बिजनेसमैन, सब लोग आए। क्या मेन था कि भाई साहब अब फॉरेन रूल है, उसको हम लोग से आजाद करना है, हम लोग उससे आजाद होना है। टू फाइट अगेंस्ट जापान एंड फ्रांस, द जो ये फाउंड हुए थे, ठीक है, आपका विंट मी, ठीक है, जिसको यहाँ पे विंट मी ये देख रहे हो किधर, यानी वियतनाम इंडिपेंडेंट लीग फॉलोड गोरिल्ला वेलफेयर स्ट्रेटेजी। दे अटैक द एनिमी सडन एंड देन क्विकली मूव टू सेफ प्लेस। क्या हुआ, जब ये चीज देखा तब उन्होंने एक अलग रणनीति बनाया लड़ने का। ठीक है, जापान से और फ्रांस से लुक्का छुपी करके। ठीक है, जिसको गोरिल्ला वेलफेयर, आप अगर पबजी खेले होंगे या फिर देखे होंगे तो गोरिल्ला ड्रेस देखे होंगे, कैसे जंगल में छुप छुप के जाता है, छुप छुप के उसे पहचान में नहीं आता, तो वही स्ट्रैटेजी गोरिल्ला वेलफेयर किया। ठीक है, ओके। ऐसा क्यों किया वो भी समझेंगे। ऐसा क्यों किया, एक तो छुप छुप के बार क्या, देखो सामने वाला पावरफुल है ना, तो डायरेक्ट तो लड़ने का, इसलिए स्ट्रैटेजी अलग अलग किया, है ना, छुप छुप के लड़ने का काम किया। फिर इन 1944 की बात करें, फ्रांस बिकम फ्री फ्रॉम जर्मन कंट्रोल। 1944 में फ्रांस जर्मन कंट्रोल से फ्री हो गया, यानी जर्मनी का फ्रांस पर कोई कंट्रोल जो था वो एंड हो गया। Soon after, जापान सरेंडर्ड फॉलोइंग द एटॉमिक बॉम्ब अटैक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे ये हुआ कि जापान ने वहां पे तो इधर फिर से आ गया, तो एक काम करे, जापान ने सिलेंडर कर दिया कि रहने दो भाई, हम लोग जा रहे हैं, रहने दो, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग चले जाते। जैसे क्या हुआ, जापानीज जो सोल्जर थे वो वियतनाम को लीव करने लगे। ठीक है, क्यों लोग वो लोग सिलेंडर कर दिया। ठीक है, वहां पे उनका सरकार चले गया, तो यहाँ उन्होंने सिलेंडर कर दिया। ठीक, इसका फायदा उठाया इंडो चाइना ने। ठीक है, ओके, यानी ये जो लीग बना था, यानी जो इंडिपेंडेंट वियतनाम को बनाने के लिए ऑर्गेनाइज बना था, इन्होंने फायदा उठाया, क्योंकि इन्होंने तो छोड़ दिया, फ्रांस तो ऐसे ही वीक है ना, तो वो तो कंट्रोल वापस नहीं कर पाएगा। इसीलिए हो ची मिन्ह और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया कि वियतनाम इंडिपेंडेंस। 2 सितंबर 1945 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम स्टेबलाइज हुआ। हो ची मिन्ह बने क्या, फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट बने। तो इसी तरीके से वियतनाम क्या हो गया, आजाद हो गया। यही कहानी था आपके, क्या है किसका, वियतनाम किस तरीके से आजाद हुआ। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, इसको एक ऑर्गेनाइज वे में लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग ये चीज किए। ठीक है, थोड़ा सा शायद वीडियोस लंबा हो गया होगा नोट्स के कारण, बट तुम्हें छोटे छोटे पॉइंट्स भी अच्छे से समझाए ताकि तुम कनेक्ट कर सको। तो होपफुली ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर देना, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और इसी तरीके का नोट्स तुमको चाहिए कि हाँ इसी स्लाइड में लाइए तो लेके आएंगे। और हाँ, फटाफट से इस नंबर में मैसेज करके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यहाँ जुड़ जाओगे तो टेंशन फ्री हो जाओगे। ठीक है, ओके, तो फटाफट से नंबर मैसेज करके बैच ज्वाइन करो और टेंशन फ्री हो जाओ। बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के प्रिपरेशन के लिए यहाँ सब चीज़ें अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।